हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम सब लोग क्लास 12th केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, उसमें हम सब लोग क्लोरोफॉर्म की भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में देखेंगे। तो ये हैलो एल्केन चैप्टर का सबसे लास्ट वीडियो है, ठीक है। अभी तक हम सब लोगों ने हैलो एल्केन के चैप्टर में हैलो एल्केन क्या होते हैं, उनके निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, एथिल ब्रोमाइड और साथ ही साथ मुख्य हैलो एल्केन, इनके बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। कुछ लॉन्ग वीडियो में और कुछ शॉर्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में हम शुरू करेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म। जैसा कि पिछले वीडियो में हमारे था कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि यानी प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अब हम देखेंगे इसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहला है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है यह रंगहीन होता है और साथ ही साथ ईथर जैसी गंधयुक्त जल से भारी द्रव है। तो याद रखिए ईथर जो होता है वो एल्कोहल से हल्का होता है, लेकिन ये क्लोरोफॉर्म क्या है, जल से भारी होता है, ठीक है। तो दूसरा है इसका जो क्वथनांक होता है ये होता है 61 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है और साथ ही साथ इसमें जो तीसरा है ये अज्वलनशील है, यानी ये हाथों पर ये पड़ जाएगी तो जलन नहीं होगी ना। तो और अगला क्या है, यह जल में अविलेय किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। तो इसे जल में घोला नहीं जा सकता, लेकिन अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन से बने होते हैं कार्बनिक पदार्थ उन्हें घोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि इसे सूंघने पर अस्थायी बेहोशी आ जाती है, ठीक है। परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, ठीक है। और एक चीज और है कि जो डॉक्टर लोग हैं वो क्लोरोफॉर्म का यूज नहीं करते क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर ज़्यादा हानि पहुंचती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए हम देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुणधर्म। तो सबसे पहला जो है रासायनिक गुणधर्म में हम सब लोग जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा जाता है जो कि क्लोरोफॉर्म से संबंधित होती है। तो सबसे पहला है दहन अभिक्रिया, ठीक है। दहन मतलब जलाने के लिए, जब जलाया जाता है तो हमको पता है कोई चीज़ अगर जलाया जा रहा है तो उसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी ही होगी। बिना सूर्य के प्रकाश में वस्तु जल नहीं सकती क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन पा नहीं पाएगा। तो यही चीज़ इसमें होता है कि यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरणीय ऑक्सीजन, जो हमारे चारों तरफ वातावरण में ऑक्सीजन गैस फैली है, उसी के साथ क्रिया करके जो क्लोरोफॉर्म होता है वो अतिविषैली गैस फास्जीन बनाती है, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये अभिक्रिया, ठीक है। इसी अभिक्रिया से ये पता चलता है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है वो वायु के संपर्क में आकर के एक विषैली गैस बनाता है और इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखते हैं ताकि वो सूर्य के प्रकाश में आकर के ऑक्सीजन गैस से संपर्क न करे, ठीक है। रंगीन बोतलों में तो फिर अंदर सूर्य का प्रकाश जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। अब इसकी क्रिया हमको करानी है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश से। तो इसके लिए सूर्य की ऊर्जा जो होती है, सूर्य के प्रकाश की जो ऊर्जा होती है, सूर्य के प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों मंडलों में ऊर्जा को लेकर के चलते हैं जिन्हें क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। तो उसकी जो एनर्जी होती है वो He होती है। तो इसी के साथ जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से अतिविषैली गैस फास्जीन यानी COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है, और साथ ही साथ क्या निकल जाता है HCl। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के कितने मोल अणु में, 2 हैं, तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कराएंगे, 2 से कराएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो C कितने हो गए, 2 हो गए, तो इसलिए यहाँ पर भी कितने से गुणा कराना पड़ेगा, 2 से कराना पड़ेगा। तो कार्बन इधर 2 है, इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, 2 ऑक्सीजन इधर है। अब देखेंगे यहाँ पर क्लोरीन कितने होंगे, तो 3 दूना 6,
तो 6 क्लोरीन है, 2 यहाँ पर चले गए हैं और इसके साथ आगे 2 से जुड़ा हुआ, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर गए, कितने बच रहे हैं 2, तो 2 इधर निकल जाएंगे। H कितने थे इधर, 2 थे, इधर H। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो यही हमारी कौन सी गैस है, फास्जीन गैस का सूत्र है। याद रखिए ये फास्जीन है, फास्टीन नहीं है, क्योंकि फास्टीन का सूत्र होता है PH3, ठीक है। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि इनके सूत्र क्या होते हैं। ये फास्टीन गैस, ठीक है। अब इसे नोट में कुछ चीजें हम लिख लेते हैं इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक आता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है। तो क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में आ करके ऑक्सीजन से क्रिया करके अति विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करती है, ठीक है। इसीलिए हम इसे किसमें रखते हैं, रंगीन बोतलों में रखते हैं। और इससे ये सिद्ध भी होता है, ये जो होती है ये अभिक्रिया जो है ये क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। चलिए ठीक है। तो नोट में हमारा जो पॉइंट निकल के आया है उसे हमने कहा कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण रोकने के लिए, क्लोरोफॉर्म का सूर्य के प्रकाश द्वारा ऑक्सीकरण रोकने के लिए इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि फास्जीन गैस जो है वो ना बने, ठीक है। और हमने ये भी बताया था कि यह जो अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन अब देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्लोरोफॉर्म के रासायनिकों की अपचयन। तो जो हमारी दूसरी रिएक्शन है वो है रिडक्शन। तो क्लोरोफॉर्म 2 तरीके के अपचयन कराते हैं। सबसे पहला जो अपचयन है वो ZnHCl द्वारा और प्लस में उपस्थिति किसकी रहेगी, एल्कोहल की उपस्थिति, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एल्कोहल की उपस्थिति। तो ये एल्कोहल की उपस्थिति में क्या करता है, तो यहाँ से देखेंगे क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। और ये क्या करता है, किसकी उपस्थिति में, जिंक ऑब्लिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और साथ ही साथ किसकी उपस्थिति यहाँ पर रहती है, एथेनॉल की। जब एथेनॉल की उपस्थिति में यह अभिक्रिया कराते हैं हम, अब हमको जिंक और ऑब्लिक HCl से आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो बनेगा CH2Cl2, ठीक है, डाइक्लोरोमेथेन। और साथ ही साथ निकलेगा क्या, H और Cl। तो देखेंगे तो यहाँ पर कितने H थे, 2 थे, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और 1 यहाँ पर, देखो 2 और 1 3, यहाँ पर 1 है तो कितने H लेंगे हम, 2 H लेंगे। तो 2 H 1 H ये हो जाएंगे 3 H, 2 और 1 3 H। क्लोरीन कितने यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 2 और 1 3। अब आगे क्या है, सेकेंड जो है, जब C2H5OH यानी एथेनॉल ना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना विद एथेनॉल, साथ में एथेनॉल। एथेनॉल का सूत्र क्या था, C2H5OH। अब केवल और केवल ZnHCl द्वारा जब अपचयन कराया जाएगा तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। ये क्रिया करेगा ZnHCl और जिससे हमें आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन मिल जाएगी। ये बनाता क्या है, मीथेन गैस को बनाता है। कौन सी गैस बनाता है, यहाँ पर लिख देंगे हम, मीथेन बनता है, मीथेन गैस बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मीथेन गैस बनती है। साथ हमेशा किसके साथ जाता है, H के साथ जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 3 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ से 3HCl भी निकालना रहेगा। तो 3H यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 4 और 3 7, 1H यहाँ पर है तो 6H यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं कि क्लोरीनीकरण, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का जब हम क्लोरीनीकरण कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। क्लोरीनीकरण मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीनीकरण का मतलब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं।
और साथ ही साथ किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से बनेगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा, ये अभिक्रियाएं हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, HCl। तो यहाँ का एक H, यहाँ का एक Cl, HCl निकल जाएगा और ये एक Cl इसके साथ जोड़ करके CCl4, इसका नाम पायरीन बनाता है। इसे पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ रिएक्शन है हमारी वो एसीटोन के साथ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एसीटोन से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, एसीटोन से अभिक्रिया। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है वो एसीटोन से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो सबसे पहली चीज इसमें क्या बनता है, पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पायरीन या कार्बन टेट्राक्लोराइड देता है, ठीक है। और यह अभिक्रिया क्लोरीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा, एसीटोन से जब क्रिया कराते हैं तो बनता क्या है, हमारा क्लोरीटोन बनता है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके क्लोरीटोन बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे अभिक्रिया करती है। तो सबसे पहले हम एसीटोन का सूत्र देखेंगे। तो एसीटोन क्या होता है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और इधर CH3 और इधर CH3, तो ये बन गया हमारा एसीटोन। अब इसकी क्रिया हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म मतलब कार्बन के साथ एक H जुड़ा हुआ है, Cl कितने जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। तो Cl एक इधर, एक Cl इधर और एक Cl इधर, किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, क्षार की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्षार की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या देता है, क्लोरीटोन। तो देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, यानी विद्युत ऋणात्मकता। तो कार्बन और ऑक्सीजन में विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की अधिक होती है, तो कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश और कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, क्योंकि ये जो होता है ये 16वें वर्ग का एलिमेंट है और ये है 14वें वर्ग का एलिमेंट। तो बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाते हैं तो फिर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा माइनस वाले के साथ ये बंध टूट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन पहले वर्ग का एलिमेंट और हाइड्रोजन जो होता है वो पहले वर्ग का एलिमेंट है, और जो कार्बन होता है वो 14वें वर्ग का एलिमेंट है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी कार्बन की, तो कार्बन के ऊपर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा और ये बंध टूटेगा कार्बन के साथ। तो यहाँ से बनेगा क्या, तो प्लस वाला माइनस से जोड़ना है और माइनस वाला प्लस से जोड़ना है। ये बनेगा क्या, तो कार्बन इधर CH3 कार्बन के साथ जुड़ा, इधर जुड़ा था CH3। अब इधर क्या जोड़ देंगे, देखो O के साथ H जोड़ देंगे, ठीक है। O के साथ क्या जोड़ देंगे, हम H जोड़ देंगे। और इस वाले ये वाला कार्बन किससे जुड़ेगा, प्लस वाले से। इस वाले कार्बन से कितने लोग कनेक्टेड है, 3 Cl कनेक्टेड है, तो CCl3। तो देखो जो माइनस वाला था वो हमने प्लस से ऐड किया और जो यहाँ का माइनस था इससे प्लस से ऐड किया, और यही हमारा किसका सूत्र होता है, क्लोरीटोन का सूत्र होता है, ठीक है ना। तो रिएक्शन नंबर 5 है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ठीक है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहला कांसेप्ट याद रखिए, जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया होता है वो 1 डिग्री एमीन के परीक्षण के लिए उपयोग होता है, या कह सकते हो एमीनों के परीक्षण के लिए उपयोग होता है। परीक्षण में प्रयोग होता है, ठीक है। तो जो प्राथमिक एमीन होता है 1 डिग्री एमीन जो होते हैं प्राथमिक एमीन, उन्हीं के परीक्षण में प्रयोग होता है। होता क्या है,
खास बात इसकी जो दूसरी है, ये पहली खास बात, इसकी दूसरी खास बात, ये आइसोसाइनाइड देता है। ये एक ऐसी अभिक्रिया है जो आइसोसाइनाइड देता है। हम जानते हैं कि जो साइनाइड का सूत्र होता है वो Cn होता है, सिंगल बॉन्ड Cn, ये साइनाइड होता है। आइसोसाइनाइड का सूत्र होता है Nc, सिंगल बॉन्ड Nc। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, आइसोसाइनाइड में कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है। ठीक है, इसलिए आइसो जोड़ दिया जाता है। तो बनता क्या है, आइसोसाइनाइड। तो एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। कब बनेगा, जब 1 डिग्री एमीन के रूप में हम एथिल एमीन यूज करेंगे। कौन सा एमीन यूज करेंगे, एथिल। नहीं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं RNC बनता है। अब R हमारा एल्किल समूह हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो इसमें होता क्या है कि एथिल एमीन जो होता है C2H5, एथिल का एमीन के लिए सूत्र होता है NH2। तो ये एथिल एमीन, ये क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 तथा एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है, एथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड मतलब NC, साइनाइड कहता है तो Cn, आइसोसाइनाइड मतलब NC देता है। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल्कोहलीय हमको पता है एल्कोहलीय KOH है, तो इसलिए ऐसे लिख रहे हैं नीचे। अब कितने के लेकर के, 3 के लेकर के, हम यहाँ से 3 के दे करके इसे 3 के साथ हम क्या निकाल देंगे, Cl। तो 3 के Cl निकल जाएगा हमारा। और क्या निकलेगा यहाँ से हम H2O को भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, H2O को निकाल सकते हैं। बैलेंस करने के लिए कार्बन यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर 2 और 1 3 कार्बन हो गए। नाइट्रोजन 1 था, 1 नाइट्रोजन है। अब यहाँ से देखेंगे Cl 3 थे, 3 Cl हो गए, 3 K थे, 3 K हो गए। O कितने थे, 3 O थे। तो यहाँ कितने से गुणा कराना पड़ेगा हमें, 3 से। अब H को बैलेंस करना है तो 5 और 2 7, 7 1 8 और 8 3 11। यहाँ पर 5 और 3 दूनी 6, 6 और 5 11। तो क्या बनता है, एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, एथिल आइसोसाइनाइड किससे क्रिया करता है, जब एथिल एमीन से, एथिल एमीन से। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है, एथेनामीन होता है, एथेन में एमीन जोड़ देते हैं। तो कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय पोटास या कह सकते हैं एल्कोहलीय KOH से क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड देता है। और यह अभिक्रिया कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। और यहीं पर जो है हमारा रासायनिक गुण क्लोरोफॉर्म का समाप्त होता है। अब इसकी क्या होती है, तो यूजेस में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है रबर। रबर ले लीजिए, रबर कोई रबर का मोम में विलायक के रूप में, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है अभिकर्मक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है अभिक्रिया में, इसके रूप में अभिकर्मक के रूप में। और अगर किसी इंसान को बेहोश करना हो तो उसके लिए यूज करते हैं, तो बेहोशी के लिए। लेकिन बेहोशी कैसी होनी चाहिए, अस्थायी। ठीक है, अस्थायी बेहोशी के लिए। और नेक्स्ट देखते हैं चौथा जैसे है, तो चौथा हमारा क्या है, क्लोरीटोन बनाने में। इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है, क्लोरीटोन बनाने में, क्लोरीटोन बनाने में। ठीक है। और लास्ट में लिख देते हैं पांचवा, अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में, अन्य कार्बनिक यौगिक बनाने में, यौगिक बनाने में। ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर समाप्त होता है क्लोरोफार्म का पूरा टॉपिक। ठीक है, तो चलिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हैलोएल्केन का सबसे लास्ट टॉपिक जो कि है फ्रेयान। ठीक है, तो फ्रेयान को क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से भी जाना जाता है और जिसका सूत्र होता है CF2Cl2। ठीक है, तो होता क्या है कि मीथेन एथेन के क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्योतक फ्रेयान कहलाते हैं। तो मीथेन या फिर ले सकते हैं एथेन, इनके जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं, जिनकी सहायता से बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है फ्रेयान। रिएक्शन के लिए हम देखते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से 2H और यहाँ से 2Cl, तो 2HCl बाहर निकल गए। अब बचा क्या, यहाँ पर 2F बचे और यहाँ पर 2Cl, तो ये बन जाएगा CF2Cl2, क्योंकि C पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है, अल्फाबेट में पहले C आता है और बाद में इसलिए लिखेंगे क्लोरीन। देखो कितनी बार है, 2 बार, तो डाइक्लोरोफ्लोरीन 2 बार है, तो डाइक्लोरो, और C के लिए हमें कार्बन या मीथेन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी नाम होता है, ये भी नाम होता है, ये भी नाम होता है, और जिसे हम फ्रेयान भी कहते हैं। फ्रेयान होता क्या है, अज्वलनशील होता है, रंगहीन होता है, और इसका जो क्वथनांक होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा द्रव होता है जिसका क्वथनांक बहुत ही कम होता है, और इसका उपयोग प्रशीतक यानी फ्रिज में, वातानुकूलित यानी AC के लिए प्रयोग किया जाता है। अच्छा, ये चीजें जब है तो इसका वातावरण पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो फ्रेयान का वातावरणीय प्रभाव बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो फ्रेयान हम सब लोग जानते हैं कि जो फ्रेयान होता है वो प्रशीतक और वातानुकूलित के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रेयान जो होता है वो जो समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन परत है उसके क्षय होने का मुख्य कारण भी यही है। यही जो हमारा फ्रेयान है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यही मुख्य कारण है कि ओजोन परत जो धीरे धीरे पतली हो रही है। ठीक है,